नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मीना मैम साइंस में। तो आज बेटा हम क्लास 9 साइंस के चैप्टर 2 के जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो आज हम हल करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसमें जो आपकी बुक में अभ्यास के प्रश्न हैं बेटा, देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले कि निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। तो सबसे पहला है आपका सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को जल के विलयन से पृथक करने में। NaCl को यानी नमक को जल के विलयन से पृथक करेंगे तो उसके लिए बेटा कौन सी विधि अपनाई जाती है। उसके लिए अपनाई जाती है बाष्पीकरण विधि। कौन सी विधि अपनाई जाती है? बाष्पीकरण। अगला हम देखते हैं अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में। इसके लिए हम कौन सी अपनी विधि अपनाएंगे? जब अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करेंगे तो इसके लिए इसका आंसर है बेटा आपका ऊर्ध्वपातन विधि। क्या है? ऊर्ध्वपातन विधि, बी का आंसर। तीसरा क्वेश्चन था हमारा धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में। यानी कार का इंजन ऑयल जो होता है उसमें धातु के टुकड़े पहुंच जाते हैं तो उनको कैसे पृथक किया जाता है? सिंपल छान के द्वारा, है ना। तो ये विधि आपकी हो जाएगी छानन विधि या फिल्ट्रेशन। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? छानन विधि या फिल्ट्रेशन। अगला है हमारा दही से मक्खन निकालने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। दही से मक्खन निकालने के लिए देखा है आपने दही से मक्खन कैसे निकाला जाता है? मथनी के द्वारा या जो मशीन होती है उससे। तो उस विधि को हम क्या कहते हैं बेटा? उस विधि को हम कहते हैं मंथन विधि या अपकेंद्रीकरण। इसमें जो मक्खन होता है वो उस मशीन के या उस मथनी के केंद्र की ओर आ जाता है, इसलिए इसको अपकेंद्रीकरण विधि कहते हैं। अगला प्रश्न था जल से तेल निकालने के लिए। जल से तेल को पृथक करते हैं तो उसके लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? उसके लिए हम उपयोग करते हैं कि पृथक्करण विधि। ठीक। अगला है चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में। चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में सभी लोग करते हैं, क्या करते हैं? छान कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में। बालू मतलब रेत में यदि लोहे की पिन है तो हम क्या कर सकते हैं? हम चुंबक के द्वारा उसको पृथक कर सकते हैं। तो ये कहलाती है आपकी चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्या कहलाएगी बेटा? चुंबकीय पृथक्करण विधि, बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में। अगला क्वेश्चन है, मैं इसमें से देखते जाएंगे हम, भूसे के दानों को पृथक, भूसे से गेहूं को पृथक करने में। गांव में देखा होगा पहले जो उड़ाया जाता था गेहूं को, भूसा अलग किया जाता है, या जो हम सूपे में मम्मी वगैरह जो भूसा निकालती हैं गेहूं से, तो वो कहलाती है ओसाई विधि। भूसे से गेहूं के दाने पृथक करने की ओसाई या अवसादन विधि। क्या कहलाती है बेटा? ओसाई या अवसादन विधि। अगला पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने में। तो ये कौन सा हो जाएगा? सिंपल है ये भी, ये हो जाएगा फिल्ट्रीकरण, यानी कि हम छान के कर लेंगे। अगला पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में। पुष्प की पंखुड़ियों का जो निचोड़ होता है उससे अलग अलग रंगक होते हैं, उनको कैसे हम पृथक करेंगे? तो उसको हम करेंगे क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। कौन सी विधि अपनाई जाती है उसमें? क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे। आपने चाय बनाई होगी, सभी ने बनाई होगी, तो हम कौन कौन से चरण प्रयोग करते हैं साइंस की भाषा में? हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या ये जो शब्द आ रहे हैं इनको हमको क्रम से लिखना है। विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुले तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। जब हम चाय बनाएंगे तो हम इन शब्दों का उपयोग करेंगे। तो हम कैसे बनाएंगे? चलिए आज हम विज्ञान की चाय बनाते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं? चाय बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? हम पानी लेते हैं, जल लेते हैं, है ना। जल मतलब विलायक। ठीक। फिर उसमें हम दूध मिलाते हैं, दूध उसमें विलेय हो गया। फिर घुलनशील पदार्थ डालते हैं, यानी कि हम शक्कर डालते हैं, फिर पत्ती डालते हैं, फिर शक्कर घोलेगी तो क्या बनेगा? शक्कर, पानी और दूध का विलयन बनेगा। फिर उसको हम जब छान लेंगे तो वो चाय बनती है और बाद में क्या बचता है? बची हुई चाय पत्ती।
तो ये हमारा क्रम होता है ना, ऐसे ही बनाते हैं ना, हम कभी कभी ऊपर नीचे भी कर देते हैं अपने अपने हिसाब से, कोई कभी डाल देता है, कोई कुछ पहले डालता है, कोई कुछ। तो चाय का क्रम क्या है, सबसे पहले विलायक लेंगे हम। अब हम ये नहीं कहेंगे कि हम शक्कर पत्ती डाल रहे हैं, हमने क्या लिया, जल यानी विलायक। विलायक जिसमें सारी चीज़ें, कोई चीज़ घुली हुई घोली जाती है। विलेय जिस चीज़ को घोला गया यानी कि दूध। घुलनशील, शक्कर भी एक हिसाब से विलेय है, ये भी घुलती है, लेकिन ये कैसी है, घुलनशील है इसमें। फिर चाय पत्ती, चाय पत्ती घुलती नहीं है, उसका रस निकलता है, तो ये अघुलनशील है। फिर घुलने की प्रक्रिया होगी, जो कि हमारे उसमें पॉइंट थे प्रश्न में। फिर वो घुलेगी, क्या घुलेगी, शक्कर घुलेगी उसमें। फिर जब शक्कर घुल जाएगी तो दूध और पानी का हमें मिश्रण यानी कि विलयन प्राप्त हो जाएगा, शक्कर, पानी और दूध का विलयन। अब जब ये सब मिल गया और चाय उबल गई तो फिर क्या करेंगे, हम फिल्ट्रेट करेंगे चाय को। अब हम छान लेंगे और बढ़िया गर्मा गर्म चाय हमें कप में मिल जाएगी। और अवशेष के रूप में हमें क्या बचेगी, हमें छन्नी के ऊपर चाय पत्ती मिलेगी। तो ये है चाय बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पर आप समझेंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा आपको देखने में। किसी चीज़ को देख के नहीं डरा करो और इतना बड़ा, देखो देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं। हम पहले उसको देखते हैं, समझते हैं। प्रज्ञा है, कोई लड़की है, प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता को विभिन्न तापमान पर, ये अलग अलग तापमान दिए गए हैं इधर, जांचा, नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया। विलेय पदार्थ क्या क्या लिए, विलेय पदार्थ जो घुलता है किसी विलायक में, है ना। विलेय पदार्थ क्या क्या है, जैसे हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक क्या हुआ, विलेय पदार्थ हुआ। जल में चीनी घोली तो चीनी क्या हुई, विलेय पदार्थ हुई। यदि हम जल में पोटेशियम नाइट्रेट मिला देंगे तो ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है। अब ये कितना घुल रहा है, तो सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड। तो 4 पदार्थ हमें दिए गए हैं, 283 केल्विन, 293 केल्विन, 313, 333 और 353। ये अलग अलग तापमान पर अलग अलग पदार्थ की घुलनशीलता है। यानी कि 283 पर पोटेशियम नाइट्रेट 21 घुलेगा, 293 पर 32 घुलेगा इसकी मात्रा, और इसकी 62, इसकी 106, इसकी 167। ठीक है, तो अब हम ये सारणी को हमने देख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके जो क्वेश्चन दिए हैं, ऐसा होता है ना कि आपको पैसेज दी जाती है और उस पर फिर आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो ये इसी तरह का क्वेश्चन, इसको हमको पहले देख के समझना है, एनालिसिस करना है पूरा। अब हम देखते हैं कि 50 ग्राम जल में 313 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। 313 केल्विन पर 50 ग्राम जल को घोलेंगे यदि हम, तो पोटेशियम नाइट्रेट कितना चाहिए होगा, कितना चाहिए होगा। अब हम देख लेते हैं इस प्रश्न को। तो दी गई तालिका के अनुसार 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन प्राप्त करने हेतु 100 ग्राम जल में पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा कितनी आवश्यकता है। 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट, तो 313 पर कितनी है, यदि हम 100 ग्राम जल लेते हैं 62, तो 100 ग्राम जल में यदि हम लेते हैं तो इसकी मात्रा है 100 ग्राम। यदि हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 50 ग्राम जल में बतानी है, तो 100 ग्राम में 62 है। तो जब हम 50 ग्राम जल में पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यक मात्रा निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, 62/100 इंटू 50 ग्राम में निकालना है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इससे इसको कैंसिल करेंगे, इसका इंटू करके इससे भाग देंगे, तो ये आपका आंसर आएगा 31 ग्राम। कितने ग्राम, 31 ग्राम। ठीक, यह सिंपल सा था। 100 ग्राम जल में 62 है, तो 50 ग्राम जल में इसका आधा हो जाएगा, 31 ग्राम। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के ताप पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। अब जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी, स्पष्ट करें, क्या करेगी। 353 केल्विन पर इसने क्या किया, इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। तो हम देखेंगे इसका आंसर, ठंडा होने पर या ताप कम होने पर विलेय की जो घुलनशीलता है
वो कम हो जाती है, जिससे विलेय ठोस कणों के रूप में यानी कि क्रिस्टल के रूप में आ जाते हैं। अतः प्रज्ञा के ठंडे विलयन में पोटेशियम क्लोराइड का शुद्ध क्रिस्टल दिखाई देगा। यानी जब वो उसको ठंडा करेगी 353 केल्विन पर जो लिया है पोटेशियम क्लोराइड, जब वो उसको ठंडा करेगी तो हमें क्या मिलेंगे, उसके क्रिस्टल दिखाई देंगे, क्योंकि ठंडा होने पर वह क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। समझ आ रहा है ना सबको। अगला क्वेश्चन, 393 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। किस केल्विन पर? 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा? कौन सा? 293 केल्विन की बात हो रही है, तो हम देखते हैं 293 केल्विन कहाँ है, ये है। 293 केल्विन पर हम प्रत्येक लवण की अलग अलग घुलनशीलता नोट कर लेंगे पहले, है ना। तो क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है 32, पोटेशियम क्लोराइड 36, पोटेशियम क्लोराइड 35 और अमोनियम क्लोराइड है आपका 36। अब इन्होंने क्या पूछा, इसमें सबसे अधिक कौन सा है? हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें सबसे अधिक 37 है। तो जो सबसे अधिक घुलनशीलता है वो अमोनियम क्लोराइड की होगी। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी तापमान चेंज करेंगे, कम या ज़्यादा करेंगे तो जो लवण की घुलनशीलता है वो किस प्रकार से प्रभावित होगी। तो हम देखते हैं हमें कैसे लिखना है। तापमान बढ़ने से घुलनशीलता बढ़ती है। क्या होता है? तापमान बढ़ने से घुलनशीलता बढ़ती है और तापमान कम होने से घुलनशीलता कम हो जाती है। ठीक, इतना क्लियर हो गया सबका। अगला है, निम्न को उदाहरण सहित व्याख्या करें। क्या? संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, पीछे है कोलाइड और निलंबन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संतृप्त विलयन। हमने 3 प्रकार के विलयन पढ़े ना, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन क्या होता है? देखिए, संतृप्त विलयन किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, वह क्या कहलाता है? वह संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी अब हम इसमें और अधिक विलेय नहीं घोल सकते और इसमें विलेय की मात्रा कम भी नहीं है, अधिकतम जितनी होनी चाहिए सफिशिएंट उतनी है, संतृप्त है। तो वो विलयन, तो वो क्या कहलाएगा? इस प्रकार का विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, तो वो संतृप्त विलयन कहलाएगा। अगला था हमारा शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो शुद्ध पदार्थ वह होता है जिसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों, अर्थात सभी पदार्थ शुद्ध अवयवों से बने हों। इनका एग्जाम्पल यदि हम लिखेंगे तो लोहा, सोना, चांदी, तांबा, इस तरह से हम कोई भी जो तत्व हैं उनके नाम लिख सकते हैं। सभी जो तत्व होते हैं वो शुद्ध पदार्थ होते हैं, क्योंकि वो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। आश्रित जल, आश्रित जल यानी कि H2O, तो जितने भी शुद्ध यौगिक होते हैं, जो कि बरसात का पानी होता है, जैसे हम बिल्कुल एकदम शुद्ध कहेंगे बिस्लरी वाला पानी, तो ये शुद्ध जल कहलाता है। तो यौगिक जितने भी होंगे ना वो सभी क्या कहलाएंगे? वो सब शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। अगला कोलाइड क्या है? कोलाइड विलयन की वह अवस्था, ये सब विलयन के प्रकार है बेटा, कोलाइड विलयन, निलंबन, है ना। कोलाइड विलयन क्या होता है? कोलाइड विलयन विलयन की वह अवस्था है जिसमें विलेय के कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन के कणों के आकार का मध्यवर्ती होता है। यानी कोलाइड के कणों का आकार जो होता है वास्तविक विलयन से तो अधिक होता है, पर निलंबन के कणों से कम होता है, यानी कि बीच का होता है। तो इसके एग्जाम्पल, कोलाइड विलयन का एग्जाम्पल जैसे दूध, स्याही, रक्त, टूथपेस्ट, स्टार्च का विलयन, धूल के कण युक्त वायु, बादल, कुहासा, जेली, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। लेकिन ये अधिकांश कोलाइड कैसे होते हैं? अर्धपारदर्शी होते हैं या पारभासी होते हैं या अपारदर्शी होते हैं। अर्धपारदर्शी मतलब जैसे हम कभी कभी दवाई की शीशी देखते हैं, दवाई की जो बॉटल होती है छोटी छोटी कांच की देखेंगे तो उसमें आपको छोटे छोटे कण उसमें दिखाई देते हैं कभी कभी, है ना। तो जो वो विलयन भी होता है ना, वो भी कोलाइडी विलयन होता है। अगला निलंबन। निलंबन किसे कहेंगे? निलंबन विलयन। निलंबन एक विषमांगी पदार्थ है, मतलब समांगी रूप से नहीं मिला। समांगी विलयन कौन सा होता है? वास्तविक विलयन ही समांगी विलयन होता है, क्योंकि उसमें जो कण होते हैं वो
पूरी तरह से घुल जाते हैं। तो निलंबन कैसा होता है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण कह सकते हो या पदार्थ है जिसमें किसी ठोस पदार्थ के कण द्रव या गैस में घुलते नहीं हैं बल्कि संपूर्ण द्रव या गैस में निलंबित रहते हैं। जैसे कि हम जब चौक को किसी पानी के भरे गिलास में डालेंगे तो जो चौक है वो पानी में पूरी तरह से घुलेगा नहीं, लेकिन पूरे उसमें वो फैला हुआ रहेगा। और यदि हम जब इसको खुला थोड़ी देर के लिए स्थिर छोड़ देंगे तो जो चौक के कण होते हैं ना वो नीचे जम जाते, बैठ जाएंगे, नीचे जाके बैठ जाते तली में। और जैसे ही हम उसको हिलाएंगे वो फिर से पूरे माध्यम में निलंबित हो जाएंगे या फैल जाएंगे। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। कीचड़ युक्त जल, बालू एवं जल का मिश्रण और चाक का पानी में मिश्रण, ये क्या कहलाएगा? निलंबन कहलाएगा, है ना। आप चाहो तो बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको स्लो करके आप लिख सकते हो। आपको यदि कॉपी बनाने में भी यदि दिक्कत होती है तो ये सारे क्वेश्चन हमने खुद से मेहनत करके आपको तैयार किए हैं। आप इससे अपना फेयर वर्क भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगला है समांगी। इसमें देखते हैं हम अपने क्वेश्चन में वही पढ़ेंगे जो हमारी बुक में दिए गए हैं। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से प्रत्येक समांगी और विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत करें। यानी इनमें से सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय, इनमें से कौन कौन से समांगी हैं और कौन कौन से विषमांगी विलयन हैं वो हमें बताना है। तो हम देख लेंगे समांगी विलयन क्या होते हैं। समांगी विलयन वह विलयन होते हैं जिनमें वो जो विलय के कण होते हैं वो पूरी तरह से घुले हुए रहते हैं। जैसे कि सोडा जल, वायु, सिरका और छनी हुई चाय। विषमांगी के अंतर्गत आएगी आपकी लकड़ी और मिट्टी। ठीक है, ये समांगी और विषमांगी के अंतर है, वर्गीकरण है। अगला क्वेश्चन है आपका, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ द्रव शुद्ध जल है। यदि आपको एक शुद्ध जल दे दिया जाए तो आपसे पूछा जाए कि आप कैसे सिद्ध करोगे कि ये शुद्ध जल है। तो हम शुद्ध जल के जो विशेषताएं हैं हम वो बताएंगे कि शुद्ध जल जो होता है वो रंगहीन तथा स्वादहीन होता है। हिमांक तथा क्वथनांक इसके निश्चित होते हैं। यदि दिए गए द्रव का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो यह शुद्ध जल है। इस प्रकार से हम बता देंगे कि दिया गया द्रव जो है वो शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ हमने बताया था सभी प्रकार के जितने भी तत्व होंगे वो सब शुद्ध पदार्थ होंगे और जो नहीं है वो क्या कहलाएंगे? अशुद्ध। तो इनमें से हम पहले बुक में देख लेते हैं, फिर हमने लिखा हुआ है वो भी बता रहे हैं। इसमें से हम देखेंगे लोहा, है ना, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बर्फ भी शुद्ध है क्योंकि ये एक यौगिक है H2O। तो जिनका भी कोई रासायनिक सूत्र होता है वो सब शुद्ध होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और पारा। ईंट, लकड़ी, वायु, इनका कोई सूत्र नहीं होता है, इनका कोई संगठन नहीं होता है निश्चित, इसलिए ये शुद्ध पदार्थ नहीं कहलाएंगे। तो जब हम लिखेंगे तो हम इस प्रकार से लिख लेंगे, शुद्ध पदार्थ बर्फ, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड और पारा। और अशुद्ध पदार्थ उसी श्रेणी के अंतर्गत आपके प्रश्न में जो दिए हैं, दूध, ईंट, लकड़ी और वायु। ठीक है, तो यहाँ तक का आपका क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है? टिंडल प्रभाव विलयन होता है जिसमें जो प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, है ना। तो यदि उसमें प्रकाश की किरणें डाली जाए तो वो प्रकाश की किरणें उसमें फैल जाती हैं, तो इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसमें से कौन कौन से हैं? नहीं सॉरी, अभी ये वाला क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित मिश्रण में से विलयन की पहचान करें। तो विलयन की जब हम पहचान करेंगे तो इसमें तो हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? निम्नलिखित मिश्रण में से विलयन की पहचान करना है कि विलयन इनमें से कौन कौन सा है। तो विलयन का हम देखेंगे, विलयन समुद्री जल, वायु और सोडा जल, ये सारे क्या कहलाएंगे? ये सभी विलयन कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से टिंडल प्रभाव कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी विलयन से गुजरती हैं और उसको वो फैला देते हैं तो वो टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो इनमें से कौन कौन से जो पदार्थ हैं, विलयन है, वो जो टिंडल प्रभाव दर्शाएंगे। तो इसमें है दूध और स्टार्च का विलयन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित को
तत्व, यौगिक तथा मिश्रण से वर्गीकृत करें। ये इतने प्रकार के 6-7 प्रकार के आपको दिए गए हैं। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा तत्व है, कौन सा यौगिक है और कौन सा मिश्रण है। तो इसकी सारणी भी हमने बनाई हुई है, यहाँ देखिए। निम्नलिखित में तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व क्या कहते हैं? जो एक ही प्रकार के अणुओं से, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इनमें दूसरे प्रकार का कोई नहीं होता, पदार्थ नहीं होता, एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? जैसे सोडियम, चांदी, टिन और सिलिकॉन, ये सभी क्या हैं? ये सभी तत्व हैं। यौगिक, यौगिक यदि आप नहीं पहचान पाते हो तो यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं और इनका एक निश्चित संगठन होता है। जैसे CO2 जल इससे और इससे मिलकर बना है, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो ये हुआ आपका कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड। मिश्रण, मिश्रण के अंतर्गत क्या क्या आएगा? मिट्टी, चीनी का घोल, कोयला, वायु, साबुन और रक्त। ये सब आपके तत्व, यौगिक और मिश्रण का इस तरह से हम वर्गीकरण कर पाएंगे। तो मिश्रण के अंतर्गत आपका क्या क्या था? मिट्टी, चीनी का घोल, कोयला, वायु, साबुन और रक्त। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कौन से पदार्थ रासायनिक परिवर्तन जो है वो रासायनिक है। हमने 2 प्रकार के परिवर्तन पढ़े, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है, पहली बार तो ये समझेंगे। तो भौतिक परिवर्तन हमें भौतिक रूप से या फिजिकल रूप में हम उसको देख पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को हम परिवर्तन होते हुए देख नहीं सकते हैं। भौतिक परिवर्तन में जो परिवर्तन होता है उसके बाद कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल उसकी अवस्था का परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बन जाता है जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो देखिए हमने कौन कौन से परिवर्तन लिखे हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहला है पौधों में वृद्धि, पौधों की वृद्धि। तो जो पौधों की वृद्धि है वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन होगा। लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, यानी कि लोहे के चूर्ण और बालू को मिलाएंगे तो हम उसको अलग भी कर लेंगे। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन होगा? ये कहलाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। इसलिए हमने निशान नहीं लगाया, हमने केवल रासायनिक परिवर्तन पर निशान लगाए हैं, है ना। खाना पकाना, खाना पकाना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जब भी कोई गैस जलेगी, कोई गर्म ऊर्जा का हम काम करेंगे तो वो हमेशा रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। भोजन का पाचन, भोजन का पाचन भी रासायनिक परिवर्तन है। एक बार पाचन होने के बाद उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और जल में बर्फ बनना, जल में बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बर्फ बनने के बाद हम उसका जल में परिवर्तन भी कर सकते हैं। अगला है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना बेटा भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसकी जो मोम होती है वो फिर से प्राप्त हो जाती है, लेकिन जो उसमें रासायनिक गैसें होती हैं जो जलने के बाद निकलती हैं वो हमें पुनः उनको प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार जो मोमबत्ती का जलना है वो भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तनों के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से आपके ये पूरे अभ्यास के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा, है ना। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और अपने दोस्तों, अपने गांव, अपने शहर में जिन भी बच्चों को 9th क्लास से रिलेटेड हो तो उन तक इस जानकारी को अवश्य पहुंचाएं। थैंक यू।